करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, आप इसको एक्सचेंज रेट के नाम से भी कह सकते हैं, करेंसी रिस्क, या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी कह सकते हैं। इसको बहुत सारे लोग फॉरेक्स लिख देते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिस्क, सबसे पहले तो हमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू सारा दे देता हूं, पता तो आपको सारा ही है, लेकिन बस एक दफा तसल्ली के लिए बातें करते जाते हैं। सबसे पहले आपको ना करेंसी के कन्वर्ट करना आना चाहिए। कई मेथड्स हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीकों से बताते हैं और सारे तरीके ठीक है, किसी का तरीका गलत नहीं है। बस ये ख्याल रखना है कि आपको सही समझ लग जाए। सपोज दैट हमारे पास एक गिवन है रेट। आप बैंक में जाएं तो वहां पर एक ओपन रेट होता है। सपोज दैट आजकल तो रेट भी हम 100 में ले ही नहीं सकते। सपोज दैट 290 से 295 का रेट बताया है आपको। वो कहता है ये रुपीज पर डॉलर है, रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर। हाँ जी जनाब, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये रेट गिवन होता है ना, ये एक रेट को हम कहते हैं बिड रेट और एक को हम कहते हैं ऑफर रेट। मतलब क्या होता है इसका, एक रेट हमें ऑफर किया जा रहा होता है और दूसरा रेट, क्योंकि मेन क्या होता है, या तो हमने फॉरेन करेंसी खरीदनी होती है या फॉरेन करेंसी बेचनी होती है। अगर आपने फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो याद रखें हमेशा आपको महंगी मिलेगी। अगर आपने बाय करनी है, लेकिन पेपर में आपको बाय करने वाला तरीका नहीं बताया जाता है, वो उसने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया होगा। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये सेल, बैंक 295 का बेचेगा, हम 295 का खरीदेंगे। तो हमारे लिहाज से जो बाय होगा वो बैंक के लिहाज से फ्यूचर होगा, सॉरी सेल होगा। अब आपने करना क्या है कि आपने सवाल को गौर से पढ़ना है और उसमें 99% गिवन क्या होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वो कहना ना सेलिंग रेट, तो वो हमारे लिहाज से नहीं गिवन होगा सेलिंग रेट, वो बैंक के लिहाज से सेलिंग रेट होगा। क्लियर होगी बात। और इस सेलिंग रेट को ऑफर रेट कहा जाता है। मतलब क्या है, बैंक हमें ऑफर कर रहा है, बैंक हमें ऑफर कर रहा है तो हम खरीदेंगे, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग रेट बताया होगा, तो सेलिंग रेट हमेशा बैंक की तरफ से महंगा होगा। बैंक महंगा बेचेगा, सस्ता खरीदेगा। हम महंगा खरीदेंगे, सस्ता बेचेंगे, क्योंकि बैंक का कारोबार है, तो बैंक हमेशा अपना फायदा सोचेगा। और करेंसी के केस में हमेशा आपने अपनी एडवर्स पोजीशन रखनी है, तो इसको हम कहते हैं बिड रेट। अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक इसको बाय करेगा। अगर आपको गिवन हो ना बाइंग रेट, तो बाइंग रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। हम सेल कर रहे होंगे तब, और हमेशा हम सस्ता बेचेंगे, महंगा खरीदेंगे, और बैंक सस्ता खरीद के महंगा बेचेगा। ठीक होगी बात। तो बात सादा सी है, जब आपने करेंसी की जरूरत आपको हो, मतलब कब जरूरत पड़ती है, इंपोर्ट करने के लिए आपको करेंसी कब खरीदनी है और बैंक ने बेचनी है। ये इंपोर्ट के केस में हुई बाय, बैंक सेल। तो इंपोर्ट के केस में कोई रीपेमेंट हमने करनी है फॉरेन करेंसी की, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। कोई लोन पे करना है हमने फॉरेन के अंदर, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। और इंपोर्ट के केस में, या हमने कोई पेमेंट करनी है या लोन पे करना है, हम हमेशा महंगी खरीदेंगे और बैंक महंगी बेचेगा। मतलब जब भी हमें, तो हमें हायर रेट लिया करेंगे, क्योंकि हम खरीद रहे हैं और हमें महंगी चीज मिलेगी।
और जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब है कि चीज बेची, बाहर वाले लोगों ने डॉलर हमें भेजे, तो वो डॉलर हम बैंक को देकर तो बैंक को सेल करेंगे और वो बैंक हमसे खरीदेगा, बैंक पर बाय कर रहा होगा। और अगर बाइंग रेट बताया होगा ना, तो याद रखें बाइंग रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा। जब वो कहता है ना बाइंग रेट सेलिंग रेट, तब वो हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताएगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारी करेंसी हमारे पास आ रही है फॉरेन करेंसी या हमने देनी है। एक्सपोर्ट के केस में फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी तो वो हम बैंक को बेच देंगे, या हमसे किसी ने कोई पेमेंट करनी थी, बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आई हमारे पास, तो ये हमेशा जब हम सेल करेंगे लोअर रेट पे करेंगे और ये हम खरीदेंगे हमेशा हायर रेट। ले लो की बात। फिर अगली बात, कन्वर्ट करने का तरीका कैसे होता है जनाब। सपोज दैट हमारे पास है $5000 और हमें चाहिए इसको कन्वर्ट करना फॉरेन यानी अपनी करेंसी में। रेट है 300 रुपीज पर डॉलर, 300 रुपीज पर डॉलर। हम इसको ये देखना चाहते हैं कि ये कितने रुपीज बनते हैं। याद रखें, आप लोगों के पास डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड का भी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को छोड़ो, आप इस करेंसी को और इस रेट की फ्रैक्शन को देखा करो बस। अगर आप देखें, आपका दो चीजों से देखा जाता है, जिससे मर्जी देख लें। यहां पर जो रेट गिवन है रुपीज है और यहां पर जो गिवन है वो डॉलर है, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। वजह क्या है, मल्टीप्लाई क्यों होंगे? देखें, ये आपके पास रुपीज डॉलर गिवन है और दूसरी फ्रैक्शन गिवन है आप रुपीज ओवर डॉलर, और आपको कन्वर्ट करके कौन सी करेंसी चाहिए, रुपीज। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो जवाब तो अजीब आ जाएगा। तो आप रुपीज डॉलर से डॉलर कैंसिल करोगे तो आंसर आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, रुपीज में। और दूसरा केस अगर देखें, मतलब आपने 5000 मल्टीप्लाइड बाय 300 करना है, आपके पास रुपीज में आंसर आ जाएगा। दूसरा केस देखिएगा जरा, कि अगर आपके पास 500 या 5000 येन अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो और रेट है 20 येन पर डॉलर, 20 येन पर डॉलर। आपने करना क्या है, बिल्कुल वही, अपनी करेंसी देखो जिसको कन्वर्ट करना है और अपना कन्वर्जन रेट देखो और इसका न्यूमिरेटर देखो, न्यूमिरेटर अगर ये बराबर है तो डिवाइड और अपोजिट है तो मल्टीप्लाई। भला क्यों? अगर मैं इस येन को मल्टीप्लाई करता गिवन रेट से तो आंसर तो आ जाता येन स्क्वायर ओवर डॉलर, तो ये तो गलत हो जाता। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर में आंसर चाहिए मुझे। और जिस फॉर्म में करेंसी गिवन होती है ना, वो तो नहीं चाहिए, वो तो है, वो तो गिवन है। हमें चाहिए कौन सी करेंसी होती है, जो दूसरी अदर करेंसी है। तो इसमें हमने क्या किया कि अगर येन को हम डिवाइड कर दें येन ओवर डॉलर से, तो अपने मैथ में पढ़ा हुआ है कि जब डिवाइड होता है तो इसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, येन से येन कैंसल, आंसर आ जाएगा डॉलर। तो अब ये बात तो आप पक्की करो ना, जब न्यूमिरेटर और करेंसी बराबर हूं तो डिवाइड, डिफरेंट हूं तो मल्टीप्लाई। ठीक है, एक दो चीजें हम देख लेते हैं ताकि फिर आगे हम बाय और सेल वाला भी देखें। आपके पास है जनाब 5000 पाउंड कर लो, यूरो कर लो, 5000 यूरो, और रेट है जनाब 40 पाउंड पर यूरो। और मुझे बताओ कि पाउंड में आंसर कितना आएगा, जल्दी से मुझे बताओ पाउंड कितने बनेंगे। आप लोग मैसेज भी कर सकते हो अपना आंसर, मैसेज भी मैं देख रहा हूं, मैसेज भी कर सकते हो अपना आंसर। सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है आपने। 20,000।
5,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 तो आपके 2 पास आ लाख। जाएगा 2 लाख पाउंड। और बिल्कुल एक चीज और कन्वर्ट करके देख लेंगे, हमारे पास 8,000 डॉलर है और हमारे पास जो रेट है वो है $50 पर येन कर लेते हैं। तो बताओ हमारे पास कितने येन आएंगे। हमने डॉलर को येन में कन्वर्ट करना है, हमारे पास कितने येन आएंगे। हाँ जी, क्या करेंगे, 8,000 डिवाइडेड बाय 50। इसमें क्या किया था, क्योंकि ये और न्यूमिरेटर ये करेंसी के डिफरेंट थे, हमने मल्टीप्लाई किया। सेम बेस है, हम डिवाइड करेंगे। गॉट इट। तो कितने येन बने, 400 नहीं, 160। जी 160 येन आ गया हमारे पास। ओके डन, कन्वर्जन तो हो जाएगी ना। अब हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे बढ़ते हैं, कि आपने जो रेट डिसाइड करना है वो ये देखना है कि अगर हमने खरीदना है तो महंगा और बेचना है तो सस्ता हमने, और अगर बैंक ने बेचना है तो महंगा बेचेगा और बैंक खरीदेगा सस्ता। ठीक है, और अगर कभी जिंदगी में बाइंग रेट और सेलिंग रेट गिवन होगा तो वो बैंक के पॉइंट ऑफ से दिया होगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके की बात। चले जी, तो फिर करते हैं, एक सवाल करते हैं। आपने जी इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करना है, $3,000 की इंपोर्ट करनी है, $3,000 की आपने इंपोर्ट करनी है। रेट है जनाब आपके पास ₹300 पर डॉलर से लेकर 302 कर लें, ₹302 पर डॉलर। मुझे बताएं एक्सपेक्टेड, या कन्वर्ट करके बताएं पेमेंट मैं कितनी करूंगा। इंपोर्ट पेमेंट होती है ना, इंपोर्ट क्या होती है, मैंने पेमेंट करनी है। हाँ जी, बताएं कितनी पेमेंट करूंगा। दो बातें सोचनी है, रेट कौन सा लेना है, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना है। रेट कौन सा लेना है, मल्टीप्लाई। 6,000। हाँ जी, आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, मैं आपको तरीकाकार वही पुराना बताने लगा हूं, पेपर में अगर आप ऐसे कर लो तो आपके लिए फायदामंद होगा। पहली बात तो आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये रुपीज है और ये डॉलर है, डिफरेंट करेंसी है। 3,000 को 300 से भी मल्टीप्लाई करो, 3,000 को 302 से भी मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9000000, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जनाब, एक तो 000 आ गया, फिर आपके पास 9,06,000। तो पेमेंट के केस में हम हमेशा हायर लेते हैं पेमेंट, और वैसे भी मल्टीप्लाई करना हो तो हायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज्यादा आएगा। तो हमारी जो पेमेंट होगी वो दोनों नहीं होगी। पेपर में आपने करना क्या है, आपने ये काम रफ में कर लो। अगर आपको डाउट है, अगर आपको नई चीजें पता चल रही डायरेक्ट, तो रफ में करके पेमेंट है तो हायर और रिसीट है तो लोअर, पैसे लेने हैं तो कम वाला आंसर और देने हैं तो ज्यादा वाला आंसर। अब जरा अगली बात देखिएगा, हमने एक्सपोर्ट की है, एक्सपोर्ट कितनी करनी है, हमने करनी है 2,000 यूरो की, 2,000 यूरो की।
हमारे पास जो रेट गिवन है वो गिवन है 40 से लेकर 45 यूरो पर डॉलर। तो बताएं एक्सपोर्ट के केस में हमारी रिसीट होती हैं, रिसीट हमारी कितनी होगी, जल्दी से बताइएगा जरा, तसल्ली से 50। आराम से, बाकी लोगों को भी देखने दें। हाँ जी, इस 50 सर। रसीट का मतलब ये होता है कि हमें पैसे मिलने हैं और मिलने हैं कम। अब 44। पहली बात हमने इसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप ऐसा करो ना, वर्किंग में करो, 2000 डिवाइडेड बाय 40, 2000 डिवाइडेड बाय 45। तो 2000 को 40 पे डिवाइड किया तो 50 आ गया, और 2000 को 45 पे डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 44 सर। 44.4 44। अब आप मुझे बताएं, हमारी रिसीट्स हैं तो हम लोअर वाला लेंगे हायर वाला? लोअर वाला। तो हम यहां पर लिखेंगे 2000 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 44.44 डॉलर। ये हमारी रिसीट्स होंगी। याद रखें, जब डिवाइड का केस होता है ना तो लोअर चाहिए ना आंसर, तो हायर पे डिवाइड करो तो लोअर आता है। तो ये बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। और मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आपने जब भी इस तरह का कोई चक्कर आना है तो वर्किंग में पहले ये लिख लो, जिसका आंसर हायर आ रहा है तो हायर आंसर हम पेमेंट के केस में सिलेक्ट करते हैं, और लोअर आंसर रिसीट के, जो हमें रिसीट हो, बैंक को नहीं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने आप को हमेशा एडवर्स रखना है और बैंक हमेशा बेनिफिट में रखना है। चलो जनाब, एक और सवाल देख लेते हैं ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। आपकी जो इंपोर्ट है वो है जनाब 6000 येन, और जो रेट गिवन है वो है जनाब 60 से लेकर 62 येन पर रुपीस कर लेते हैं। तो जी मुझे बताएं, रुपीस में मेरी पेमेंट कितनी होगी? इंपोर्ट जब मैं करूंगा तो मैंने जाहिर सी बात है पेमेंट करनी है, चीजें मैंने खरीदी हैं तो फॉरेन करेंसी की मैंने पेमेंट करनी है। तो बताया जनाब, 37,200। बाकी लोग भी कर ले। कशिफ का आंसर कुछ और आ रहा है, बताएं जनाब, बाकी भी सारे बताएं। ये सिकंदर 100 तेरे आएगा। लगता है, सिकंदर तेरे ना कॉन्सेप्ट लगता है आगे पीछे हिल गए। देखें, पहली बात हमने डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है? डिवाइड। तो कर दो डिवाइड पहले। तो 6000 डिवाइडेड बाय 60 और 6000 डिवाइडेड बाय 62। अगर हम 6000 को डिवाइड करते हैं 60 पे तो 100 आता है, और अगर हम 6000 को 62 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 97। अब हमने करनी है पेमेंट, हमने करनी है क्योंकि इंपोर्ट हमने किया है तो फॉरेन करेंसी में हमने पेमेंट करनी है। तो पेमेंट हमेशा हायर होती है, रिसीट हमेशा लोअर, पेमेंट हमेशा हायर। तो वहां से आप पूरा सेंटेंस उठा लो, 6000 डिवाइडेड बाय 60 तो ₹100। क्लियर होगी बात? चले जी, अब कन्वर्ट करना तो आ जाएगा ना, कोई इश्यू तो नहीं है। चलो आगे, एक बात याद रखनी है कि जिस करेंसी में हमने कन्वर्ट करना है, जिस करेंसी में टू कन्वर्ट, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हमने कंसीडर करना है होम करेंसी।
जिसमें कन्वर्ट करना है, और जिसको कन्वर्ट करना है हमने उसको हमेशा समझना है कि वो फॉरेन करेंसी है। मतलब जो करेंसी गिवन होगी वो हमेशा फॉरेन करेंसी कंसीडर करेंगे। जैसे सपोज लिखा हुआ है ना 5000 येन, तो ये इस येन को समझेंगे कि ये फॉरेन करेंसी है। आपको गिवन है $2000, ये जो डॉलर है ये समझा जाएगा फॉरेन करेंसी। अब सुनिएगा जरा, आपको दिया हुआ है $3000 और नीचे रेट गिवन है 200 रुपीज पर डॉलर। ये करेंसी गिवन है और इसमें कन्वर्ट करनी है। जो करेंसी गिवन होती है और जिसमें कन्वर्ट करनी होती है उसको हम बोलेंगे होम करेंसी, और जिस फॉर्मेट में करेंसी गिवन है उसको बोलेंगे फॉरेन करेंसी। जैसे अगर मैं एक और बात करता हूं, आपको लिखा हुआ है 1000 यूरो, ठीक है, और रेट गिवन है $20 पर यूरो। मुझे बताओ इसमें फॉरेन करेंसी क्या होगी और होम करेंसी क्या होगी? 1000 यूरो, $20 पर यूरो, इसमें होम करेंसी क्या है और फॉरेन करेंसी क्या है? जी जनाब। सर ये क्वेश्चन दोबारा बता दें, सर यूरो आवाज है का होम मसला आ रहा करेंसी। था। सॉरी, ये कन्वर्जन वाला है या कोई और? ये अभी वाला क्वेश्चन। चलिए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये करेंसी आपको गिवन है ना यूरो, ये जिस फॉर्म में करेंसी गिवन होती है ना, ये हमेशा इसको फॉरेन कंसीडर करना है, ये फॉरेन करेंसी है, ठीक है। फिर एक आपको फ्रैक्शन गिवन होगी, एक तो वो फॉरेन करेंसी गिवन होगी ना, जो दूसरी करेंसी होगी वो हमेशा होम करेंसी कंसीडर करके करना है, ठीक है। क्योंकि आपको हो सकता है कि जो करेंसी गिवन हो उसमें रुपीज ना हो, आपको जो करेंसी गिवन हो उसमें यूरो और डॉलर हो या इस तरह का हो, आपको किसी और जगह का रेजिडेंट बना दिया जाए, तो इसलिए फिर आपको इन चीजों का पता होना जरूरी है। अब एक होती है डायरेक्ट कोट, और एक होता है इनडायरेक्ट कोट। इसमें सिर्फ एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कोड हमेशा याद रखें, जो गिवन होगी वो होगी होम करेंसी टू फॉरेन करेंसी, होम करेंसी टू फॉरेन करेंसी। मतलब जो करेंसी आपको कन्वर्ट करने के लिए गिवन दी गई है ना, वो हमेशा फॉरेन करेंसी कहलाती है, और दूसरी करेंसी को हम कहते हैं होम करेंसी। और अगर इस फॉर्मेट में होम करेंसी टू फॉरेन करेंसी गिवन है ना, तो इसको हम डायरेक्ट कोड कहते हैं। और दूसरा कि अगर आपको फॉरेन करेंसी टू होम करेंसी गिवन है तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कोड। ऐसा कर क्यों रहे हैं? कभी कभी आपको सवाल के अंदर गिवन होगा रेट, कि जी 240 रेट है, और वो कह देगा जी जो 240 रेट है वो है रुपीज पर डॉलर, और आगे वो कह देगा जी प्रीमियम है ₹5 प्लस माइनस 5, ऐसे वो लिख देता है। तो याद रखें, आपने देखना है कि ये जो आपको फ्रैक्शन करेंसी की दी हुई है ये डायरेक्ट कोड है या इनडायरेक्ट कोड है। तो डिपेंड करता है आपको, अगर यहां पर गिवन है $2000 कन्वर्ट करो, तो ये जो डॉलर है ये फॉरेन करेंसी है, तो आपको फिर जो करेंसी की फ्रैक्शन गिवन है वो होम टू फॉरेन गिवन है। तो जब भी आपको डायरेक्ट कोड गिवन होगी तो प्रीमियम होगा तो प्लस कर देना, और अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देना। डायरेक्ट कोड के केस में आपने प्रीमियम प्लस करना है, डिस्काउंट माइनस करना है। अब ये आपको प्रीमियम गिवन है तो आपका रेट 240 नहीं 245 होगा। 240 तो स्टैंडर्ड रेट गिवन है ना, अनाउंस्ड रेट। जैसे आपने जब कोई बैंक ऑफर करता है मॉनेटरी पॉलिसी में कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, वो जो 14% तो वो अनाउंस करता है, 2-3% ऊपर या नीचे चल रहा होता है मार्केट के अंदर। तो अगर आपको सपोज दैट यहां पर गिवन है, सपोज दैट मैं कहता हूं 5000
येन है और रेट गिवन है 300 येन पर पौंड, ठीक है, येन पर पौंड, और आपको प्रीमियम गिवन है 10 रुपए। अब मुझे बताएं ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है? ये जो है ना, ये है आपकी फॉरेन करेंसी और आपका जो रेट गिवन है वो फॉरेन करेंसी से होम करेंसी गिवन है, तो ये कौन सी कोट होगी? इनडायरेक्ट कोट। अगर ये इनडायरेक्ट कोट है तो काम पुठा कर दो, आपका रेट हो जाएगा 290। इनडायरेक्ट कोट में प्रीमियम माइनस डिस्काउंट प्लस, प्रीमियम माइनस डिस्काउंट प्लस, और डायरेक्ट कोड के अंदर, डायरेक्ट कोड के अंदर क्या होता है बोला? प्रीमियम प्लस हो जाता है और डिस्काउंट माइनस हो जाता है। ये जब कुछ सवाल हम करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास ये चीजें आएंगी, ठीक है जनाब। तो अब हमारा ऑलमोस्ट ये जो छोटे मोटी चीजें हैं वो तो हो गई कवर, बस 2-3 सवाल और मुझे करके दे दो, फिर हम इसके रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक पे चलते हैं, ठीक है, ताकि ना वो सर मुझे ये आइडिया हो जाए। सा ऊपर से सर, ये एक बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके तंग कर रहा है, तो मैं वो मैसेज देखने चला गया। आप कोई ऐसा काम करें ना कि आपको कोई तंग ना करे व्हाट्सएप के ऊपर भी तो और वो कह वैसे रहा है भी। कि तुम गलत जवाब ना दो। मैं कहा मैं तो दूंगा। चले आगे चलते हैं। अब आपने ये तो था ना कि फॉरेन करेंसी के अंदर अब प्रॉब्लम क्या आ सकता है, हाउ टू मैनेज, या पहले रिस्क है क्या? रिस्क है इंपोर्टर के लिहाज से डिफरेंट और एक्सपोर्टर के लिहाज से डिफरेंट। क्या? एक इंपोर्ट करने वाला उसने आज के दिन सोच रहा है कि आफ्टर 3 मंथ उसने इंपोर्ट करनी है, या आज कर ली है और 3 महीने के बाद उसने पेमेंट करनी है। इंपोर्ट आज कर ली है और उसने पेमेंट करनी है आफ्टर 3 मंथ। ओके होगी बात? तो उसको डर है कि जब वो पेमेंट करने जाए, आज अगर 290 का डॉलर है तो कहीं कल को डॉलर बढ़ ना जाए, डॉलर का रेट चेंज ना हो जाए। अगर बढ़ जाएगा तो उसको पेमेंट एडिशनल करनी पड़ेगी कि आज उसने $1000 की चीजें खरीदनी है 3 महीने बाद। आज का रेट तो 290 है, 3 महीने बाद अगर रेट 300 हो गया तो हमें तो ज्यादा पेमेंट करनी पड़ जाएगी। तो वो इस रिस्क को हेज करेगा। और एट द सेम टाइम जो एक्सपोर्टर होगा, आज उसको लगता है कि 290 का रेट अगर चल रहा है और उसको मिलने $1000 3 महीने बाद है, तो आज के हिसाब से तो वो अंदाजा लगा लेगा जी 2,90,000 मिलेगा, 2,90,000 मिलेगा। लेकिन उसे ये भी डर है कि अगर तब तक रेट 270 हो गया, वो तो 2,70,000 बच जाएगा। आज के हिसाब से 2,90,000 बन रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में मिले तो अगर रेट कम हो गया तो वो तो फंस जाएगा। तो इंपोर्टर को रेट बढ़ने का डर होता है, एक्सपोर्टर को रेट के कम होने का डर होता है। फिर वो इस रिस्क को हेज कर लेते हैं, इस रिस्क को हेज कर लेते हैं। तो इस रिस्क को हेज करना या रिस्क को मैनेज करने के लिए 2-3 टेक्निक होती है। हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल टेक्निक्स हैं, वैसे इंटरनल भी होती हैं। तो एक्सटर्नल टेक्निक के अंदर आपके पास एक आ जाता है फॉरवर्ड, कि जनाब आप आज एग्रीमेंट कर लें, मनी मार्केट हेज, और फ्यूचर और ऑप्शन। ओके होगी बात? तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करते हैं कि फ्यूचर फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेज खत्म कर लें।
और कल के लिए हम फ्यूचर और ऑप्शन प्लस कमोडिटी ये कल देख लेंगे। तो फॉरवर्ड में पहले, फॉरवर्ड सबसे ज्यादा आसान होता है, ये तो आपको पहले भी पता है कि सपोज दैट फॉरवर्ड के अंदर होता वाला क्या है कि बाकी तो डेफिनेशन आपकी वही पुरानी है कि इसके अंदर कस्टमाइज्ड होता है, 2 ओवर द काउंटर होता है, वो फॉरवर्ड की वो एग्जांपल्स है। सपोज सवाल ये आ जाता है कि आपके पास आपने इंपोर्ट करनी है आफ्टर 4 मंथ, और इंपोर्ट कितने की करनी है? $5,000 की, $5,000 की, और करंट स्पॉट रेट है है 300 से लेकर 304 रुपीस पर डॉलर, और फॉरवर्ड रेट है 302 से 305 रुपीस पर डॉलर। ओके, आफ्टर 4 मंथ, मतलब जिस दिन आपने एक्चुअल में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है। स्पॉट रेट इज 308 रुपीस पर डॉलर। कहता है जब 4 महीने गुजरे ना तो रेट था 308 रुपीस पर डॉलर। अब सवाल क्या है, हमने 4 महीने बाद इंपोर्ट करनी है और उस वक्त हमने पेमेंट करनी है। हमने एग्रीमेंट कर लिया है, पेपर में सवाल कैसे आ सकता है? नंबर 1, फाइंड एक्सपेक्टेड पेमेंट। अंडर फॉरवर्ड एग्रीमेंट, अगर आपने फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया है तो एक्सपेक्टेड पेमेंट बताओ कितनी होगी, क्योंकि इंपोर्ट किया ना तो पेमेंट तो आपने करनी है। नंबर 2, फाइंड गेन या लॉस ऑन एफ फॉरवर्ड एग्रीमेंट। नंबर 3, फाइंड एक्सपेक्टेड पेमेंट्स if forward agreement not be taken। ये 3 सवाल पेपर में आ सकते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम भी दिया जा सकता है, फिर वो तो वैसे ही करना है कि डिस्काउंट और प्रीमियम को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड देख के। हाँ जी, सवाल लिख लिया आपने? चलें, इसको बड़े आसान तरीके से हल करना है, बहुत आसान है। देखिए जी, जो 4 महीने बाद आपने एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, सॉरी, मतलब आपने $5,000 की पेमेंट करनी है, $5,000 की आपने पेमेंट करनी है। क्लियर होगी बात? अब ये जो $5,000 आपने पे करना है, आज का करंट स्पॉट रेट है 300, आज का तो इसका कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, आज हमने एग्रीमेंट कर लिया इस रेट पे, तो या तो फिर 2 रेट गिवन है, हमने कौन सा रेट लेना है जिससे आंसर ज्यादा आए, क्योंकि पेमेंट करनी है। तो आपने वर्किंग के अंदर ये देखना है, पहले तो ये डिसाइड करो ना, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करना है तो 5,000 को 302 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5,000 को 305 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पेमेंट करनी है तो ज्यादा वाला आंसर लेना है। क्योंकि पेमेंट करनी है तो हमने आंसर कौन सा लेना है? ज्यादा वाला। हमारा एग्रीमेंट हो गया,
कि 305 डिसाइडेड रेट हो गया, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद मार्केट में रेट चल रहा था 308, लेकिन हमें डॉलर मिल जाएगा 305 पे, क्योंकि हमने डॉलर खरीदना है 305 पे। वो कहता है पहले तो एक्सपेक्टेड पेमेंट, तो याद रखें एक्सपेक्टेड पेमेंट वही होती है फॉरवर्ड के अंदर, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स। जी, आपने $5000 पे करना है और आपका रेट पहले ही डिसाइड हो चुका है 305 रुपए। 15-25-30 15,25,000 आपने पे करना है, 15,25,000। आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आज का रेट चल रहा है 308 रुपए पर डॉलर और आपको $1 पड़ा है 305 रुपए का। अब ऐसा कर लो कि थर्ड पार्ट पहले हल कर लो, फिर दूसरा पार्ट कर लेना, आसान हो जाएगा। हाँ जी, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स इफ फॉरवर्ड एग्रीमेंट नॉट बी टेकन। ओके होगी बात? तो फिर आपको ये जो $5000 है ना, आपको उस दिन के रेट के ऊपर मिलते हैं जो रेट चल रहा होगा मार्केट के अंदर। 15,40,000। इसमें भी आपको ना दो रेट दिए हो सकते हैं, इसमें भी आपको दो रेट दिए हो सकते हैं। फिर हमने वैसे ही लेना है कि अगर पेमेंट करनी है तो ज्यादा रेट, और अगर रिसीट करनी है तो कम रेट। और उसने हमसे पूछा अच्छा बताओ फॉरवर्ड के ऊपर आपको गेन हुआ या लॉस। 1540 की पेमेंट की जगह हम 1525 की पेमेंट कर रहे हैं, तो गेन ऑन फॉरवर्ड 15,40,000 माइनस 15,25,000, तो कितने का हमें गेन हुआ? 15,000। हाँ जी जनाब। अब आगे मैं एक सवाल लिखने लगा हूं, ये आपने करना है मिलके सबने। इस सवाल में कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, वरना हम आगे जा रहे हैं। चले जनाब, फिर सवाल लिख लें कि आपने एक्सपोर्ट करनी है 3,000 यूरो। आपको जो आफ्टर 3 मंथ जो रेट गिवन है ना, वो रेट गिवन है करंट स्पॉट रेट करंट स्पॉट रेट है मेरे भाई आपके पास, सपोज दैट 2.4 से लेकर 2.8 यूरो पर रुपीस, और फॉरवर्ड एग्रीमेंट रेट है 2.5 से लेकर 2.9 यूरो पर रुपीस। आफ्टर 3 मंथ करंट स्पॉट रेट इज 2.7 से लेकर 3 यूरो पर रुपीस। जी रिक्वायरमेंट देख लें, फाइंड एक्सपेक्टेड पेमेंट्स सॉरी रिसीट एंड गेन या लॉस। जल्दी करो जरा, 3 मिनट का टाइम आपके पास है, ये आपने करना है 3 मिनट के टाइम के अंदर।
हाँ जी, हो गया। अभी तक किसी का आंसर नहीं पहुंचा। $1034 है सर एक्सपेक्टेड पेमेंट। सर गेन है इसमें हमें। 1034.44 लॉस है, कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं गेन है। चलें फिर देख लें लॉस है या गेन है। अच्छा, उमैर का भी गेन आ रहा है, अरसलान का। चलें देखते हैं, देख लेते हैं। हाँ जी, पहली बात, हमें रिसीट हो रही हैं चीजें, पैसे डॉलर, हमें फॉरेन करेंसी मिलनी है और हमें इसको बेचना है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रेट है आपका। ये है फॉरवर्ड रेट जिसका प्रॉपर एग्रीमेंट है। पहली बात, डिवाइड होना है या मल्टीप्लाई होना है? डिवाइड होना है या मल्टीप्लाई होना है? डिवाइड। सर डिवाइड। 3000 को डिवाइड कर दो 2.5 पे भी। वैसे तो आपको पता है मैंने डायरेक्ट भी आपको सिखाया हुआ है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिसको डायरेक्ट की समझ नहीं लगती। रिसीट हमेशा लोअर, हमें रिसीट होना है हमेशा लोअर, तो रिसीट हमारी होगी 3000 डिवाइडेड बाय 2.9। 3000 डिवाइड बाय 2.9 वो आ गया 1034 या 1035। एक्सपेक्टेड रिसीट 3000 डिवाइडेड बाय 2.9 तो आ गया ₹1035। ओके होगी बात। अब हमने ये देखना है हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है, क्योंकि तब का रेट है 2.7 नहीं है, क्योंकि हमने हायर पे डिवाइड करेंगे तब लोअर आएगा, मतलब अमाउंट तब लोअर होगी। ठीक है, तो अगर हम ये ना करते तो हमारी रिसीट क्या होनी थी? रिसीट्स विदाउट फॉरवर्ड, रिसीट अदर देन फॉरवर्ड, या फॉरवर्ड के बगैर, विदाउट फॉरवर्ड। तो 3000 डिवाइडेड बाय 3 से मिलती हमें, तो 3000 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1000। अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो हमें मिल रहा है 1035 रिसीट है। अगर हम फॉरवर्ड ना करते तो हमें मिलना था 1000। तो गेन हो रहा है लॉस? गेन हो रहा है, और ज्यादा रिसीट मिली है, ज्यादा रिसीट मिली है आपको। क्लियर होगी बात? चले, हाँ जी, फॉरवर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। समझो फॉरवर्ड में यही कुछ है, फॉरवर्ड में यही कुछ है। अब आ जाओ मनी मार्केट हेज के ऊपर, वो तो बिल्कुल सीधा साधा काम है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत ही ज्यादा आसान है। कहता है मनी मार्केट हेज, ये एक मार्केट अप्रोच है।
कहते हैं इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म हेजिंग या बोरोइंग एंड लैंडिंग। शॉर्ट टर्म हेजिंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लैंडिंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लैंडिंग, पैसे देना या लेना। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब आपको पता है ना, लेस देन 12 मंथ। कहते हैं इसमें भी बात वही चलती है, लेकिन इसमें आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपके पास दो केस, क्योंकि अब हमने रिवाइज करना है, फुल डिटेल में तो हमने पढ़ना नहीं, सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अब सिर्फ मैं ओवरव्यू करवाता हूं कि आपने पेपर में सवाल हल कैसे करना, सारी कहानी अब नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो होता क्या है कि या तो आपने एक्सपोर्ट की है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमें मिली है, फॉरेन करेंसी हमें मिली है और हमने इसको सेल करना है, फॉरेन करेंसी हमने सेल करना है। या तो इंपोर्ट का केस है और हमें फॉरेन करेंसी पे करनी है और हमें बाय करके ही पे करनी है। जैसी बात है, हम खुद तो बनाते नहीं है करेंसी, बैंक से ही खरीद के पे करेंगे। वो कहता है कि इसके 3 स्टेप के अंदर आपने ये बात अपना जो रिस्क है वो हेज कर लेना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कहता है जो आपने कल को 3-4 फ्यूचर के अंदर आपको एक्सपोर्ट होनी है ना, या फ्यूचर में आपने पेमेंट करनी है, वो आज ही उसको कन्वर्ट कर दो अपने होम करेंसी के अंदर, और वो बैंक जाने और फॉरेन करेंसी का सप्लायर या कस्टमर जाने, वो हमने आज ही अपनी करेंसी को अपने फॉरेन करेंसी के साथ कन्वर्ट करके लिख देना है। जैसा कि वो कहता है कि अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है ना, तो अब ऐसा करो कि स्टेप नंबर 1, अब ऐसा करो कि आज ही जितने पैसे आपको कल को मिलने हैं, आज ही लोन ले लो, बारो कर लो। जो आपको आफ्टर 4 मंथ मिलने हैं ना, या 3 मंथ मिलने हैं, वो आज ही ले लो, किसी बैंक से ले लो, और बैंक को कहना कि मेरे पैसे आने हैं 4 महीने बाद, तो आप उनसे ले लेना। तो आपको बताओ, बैंक आपको जो 4 महीने बाद पैसे आपको मिलने हैं वो सारे देगा या उसकी प्रेजेंट वैल्यू देगा? जहरी सी बात है, बैंक तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू देगा। तो पहले स्टेप में आपने चाहे पेपर में लिख कर लेना कि आपने लिखना है फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी एट बोरोइंग रेट, क्योंकि आप बोरो कर रहे हो, फॉरेन बोरोइंग रेट, फॉरेन बोरोइंग रेट। स्टेप नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का वही पुराना फार्मूला कि जो आपकी अमाउंट है फॉरेन करेंसी में पड़ी हुई है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस बोरोइंग रेट, मल्टीप्लाइड बाय मंथ ओवर 12। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया है ना, इसको कन्वर्ट कर लो होम करेंसी के अंदर, इसी वैल्यू को कन्वर्ट इनटू होम करेंसी, कन्वर्ट इनटू होम करेंसी। किस रेट के ऊपर? एट करंट स्पॉट रेट, उस दिन का करंट स्पॉट रेट के ऊपर, क्योंकि आप उसी दिन सारा काम कर रहे हो। लास्ट स्टेप, जो आपने कन्वर्ट करके होम करेंसी में आंसर आया, उसको इन्वेस्ट कर दो जितने टाइम के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और इन्वेस्ट जब करोगे तो आपको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, जितने दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट है,
आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगी। तो आप जो कन्वर्ट किया है उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लो। कन्वर्ट फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ होम करेंसी एट द रेट ऑफ लोकल लैंडिंग रेट या डिपॉजिट रेट, डिपॉजिट या लैंडिंग रेट भी इसे बोलते हैं। और इस चीज को आप कहोगे एक्सपेक्टेड रिसीट। इस चीज को क्या बोलना है आपने? एक्सपेक्टेड रिसीट्स। बात क्लियर हुई? चलिए जरा दोबारा से देखिएगा जरा। हाँ, ये बाकी वही वो आपसे गेन या लॉस अगर पूछेगा ना मनी मार्केट के ऊपर, तो ये एक्सपेक्टेड रिसीट्स को उस दिन के कन्वर्जन रेट के साथ क्लियर करके, तो वहां पर आप यहाँ इफेक्टिव रेट भी वो आपसे पूछ सकता है, वो सवालों के सर साथ ये जी इंपोर्ट और जी एक्सपोर्ट दोनों में सेम स्टेप होंगे? नहीं, डिफरेंट है, थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है। ये मैंने एक्सपोर्ट का केस बताया, अब जरा इंपोर्ट का केस देख लें। इंपोर्ट के केस में जो स्टेप नंबर 1 होगा ना, आपको पैसे आने हैं तो आपने फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, जरा देखिएगा प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी एट डिपॉजिट रेट या लैंडिंग रेट। डिपॉजिट और लैंडिंग रेट एक ही होता है। इसमें क्या रेट इस्तेमाल करना है? बोरोइंग रेट, क्योंकि आपने लोन लेकर लेना है। और इसमें आपने लैंडिंग रेट, स्टेप नंबर 1, फार्मूला वही है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैंडिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय मंथ ओवर 12। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? कन्वर्ट इसको इनटू होम करेंसी, कन्वर्ट इनटू होम करेंसी। स्टेप नंबर जो 3 है, जब आपने कन्वर्ट कर लिया, फिर उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है बोरोइंग रेट के तहत। बिल्कुल उल्टा होता है उससे। फाइंड फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ, फाइंड फ्यूचर वैल्यू एट लोकल बोरोइंग रेट, लोकल बोरोइंग रेट। ओके होगी बात? उसके बाद हमने इसके सवाल करते हैं, उस सवालों से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं आपको इंपोर्ट का सवाल, एक्सपोर्ट का सवाल और 2 एडिशनल चीजें जो पेपर में पूछी जा सकती हैं वो भी बताता हूं। ठीक है, बस 2 सवाल हम कर लेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और पिछले 3 पेपर में 2 दफा मनी मार्केट का सवाल आ चुका है। पिछले 3 पेपर में 2 दफा मनी मार्केट का सवाल आ चुका है। ठीक है, तो वो सवाल भी आपने कल आपके होमवर्क में शामिल हैं, पिछले दोनों पेपर्स के। और साथ साथ ये जो असाइनमेंट में सवाल है वो भी आपने करने हैं, ताकि ये सवाल करके आपको असाइनमेंट में जो जो सवाल मनी मार्केट का और फॉरवर्ड का मिलता है ना, करते जाओ। और कल के दिन तो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर वैसे ही। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास एक सवाल मैं लिखता हूं कि आपने इंपोर्ट किया है आफ्टर 5 मंथ, $4000, 4000 की इंपोर्ट करनी है 5 महीनों के बाद। 5 महीनों के बाद 4000 की, ठीक होगी बात? करंट स्पॉट रेट है जनाब, करंट स्पॉट रेट वो कर लेते हैं जनाब 300 से 303 रुपीस पर डॉलर आफ्टर 5 मंथ।
रेट है जनाब 302 से लेकर 305 रुपीज पर डॉलर। ओके की बात। वो कहता है कि जनाब आपके पास जो लोकल रेट है, लोकल और फॉरेन, यहां पर लिख लो डिपॉजिट, यहां पर लिख लो बोरोइंग। याद रखें डिपॉजिट रेट हमेशा कम होगा, बोरोइंग रेट हमेशा ज्यादा होगा। क्यों भला? डिपॉजिट हम करवा रहे हैं, बोरोइंग हम लोन ले रहे हैं, तो हमें महंगे रेट पे लोन मिलेगा और डिपॉजिट के ऊपर हमेशा कम रेट होगा। तो सपोज डिपॉजिट रेट हमारा है 12% और बोरोइंग रेट है 14%। फॉरेन का 10% है और 11%। क्योंकि बात कहता है फाइंड। अब सवाल देख लें कि क्या क्या फाइंड करते हैं। नंबर 1 कहता है, एक तो आप बताएं एक्सपेक्टेड पेमेंट। नंबर 1 एक्सपेक्टेड पेमेंट। नंबर 2 फाइंड करें गेन या लॉस। नंबर 3 फाइंड इफेक्टिव रेट। 3 चीजें पूछी जा सकती हैं, एक्सपेक्टेड पेमेंट, गेन या लॉस और इफेक्टिव रेट। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि ये केस कौन सा है। ये केस है इंपोर्ट का। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने पेमेंट करनी है, हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो आज ही डिपॉजिट करवा दो। अगर फ्यूचर में हमें पैसे मिलने हैं ना, तो हम लोन ले लेते हैं, आज ही पैसे ले लेते हैं। अगर हम देने हो तो आज ही दे देते हैं। देंगे तो डिपॉजिट करवाएंगे, जाहिर सी बात है, और लेने होते तो लोन लेते। तो अब आपने डिपॉजिट करवाना है। अब ये कौन सा केस है? इंपोर्ट का केस। तो तीनों स्टेप परफॉर्म करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, हाँ जी, एट डिपॉजिट रेट, फॉरेन डिपॉजिट रेट, फॉरेन डिपॉजिट रेट जी। फाइंड कर लो प्रेजेंट वैल्यू 4000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट कितना है? कौन सा रेट लेना है? फॉरेन डिपॉजिट रेट, फॉरेन डिपॉजिट रेट, फॉरेन डिपॉजिट रेट जी। तो क्या करेंगे? 0.10 मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम है? 4 महीने थे शायद, 5 महीने, 5/12। लो जनाब, ये पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। 3840। 3840। आज ये इतने डिपॉजिट करवा देते हैं। स्टेप नंबर 2, इसको कन्वर्ट कर देते हैं होम करेंसी में, कन्वर्ट इनटू होम करेंसी। लो जनाब, रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? करंट स्पॉट रेट। रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? करंट स्पॉट रेट। मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड? मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड? इसको देखें, मल्टीप्लाई इसको होगा। देखें। तो मल्टीप्लाई। पेमेंट करनी है तो हायर पेमेंट होनी चाहिए, पेमेंट करनी है तो हायर पेमेंट होनी चाहिए। तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 303, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4000 क्यों? 380 को नहीं कन्वर्ट करेंगे? सॉरी 3840, मेरी नजर 4000 पे चली। 3840 मल्टीप्लाइड बाय 303। हमने दूसरा रेट क्यों नहीं लिया? 116352। हमने दूसरा रेट वाला क्यों नहीं लिया? वो इसलिए क्योंकि अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कम आता, और हमने पेमेंट करनी है तो पेमेंट में ज्यादा वाला आंसर आना चाहिए।
स्टेप नंबर 3, फाइंड फ्यूचर वैल्यू। हाँ जी, पहले आपने डिपॉजिट लिया था तो अब लोकल बोरोइंग रेट लेंगे। तो वो चीज हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड पेमेंट। एक्सपेक्टेड पेमेंट में क्या आएगा जनाब, आपके पास अमाउंट आ गई 11163520 इंटू 1 प्लस लोकल बोरोइंग रेट कितना है, लोकल बोरोइंग रेट 14%, 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 5/12, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड पेमेंट आ गई 11163520 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12, 123 1392 123 1392। सवाल तो हमारा हो गया, ये है दैट इज एक्सपेक्टेड पेमेंट। अगर वो मुझे आपसे ये सवाल पूछे जो कि उसने पूछा भी हुआ है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बताएं, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बताएं, तो ये जो 1231392 है, ये है $4000 के बदले, डॉलर है या जो भी है, $4000 के बदले। तो आपने क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर देना है 4000। ये जो ओरिजिनल अमाउंट है ना उसी पे करना है, 307.848। ओके होगी बात? क्या करना है, जितनी एक्सपेक्टेड पेमेंट या रिसीट आ जाए उसको फॉरेन करेंसी पे डिवाइड कर दो, आपके पास इफेक्टिव रेट आ जाएगा कि आपको हर डॉलर कितने का पड़ा। अब आ जाए गेन या लॉस। गेन या लॉस, अगर हमें रेट पड़ा है 307848 पेमेंट करते वक्त, अगर आप एग्रीमेंट ना करते तब कितना पड़ना था? 5 महीनों का रेट क्या है? 305। अगर हम ये एग्रीमेंट ना करते तो हमें 305 का पड़ना था, हमें पड़ गया 307 का। तो जो डिफरेंट है वो सारे का सारा हमारा लॉस है। तो पर डॉलर के बदले फाइंड कर लें या टोटल का आपस में डिफरेंस ले लें। तो अगर आपने लॉस देखना है ना, तो लॉस पहले कैसे आए, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 305। अगर हम एग्रीमेंट ना करते तो हमें 4000 को 305 के जरिए पेमेंट करनी पड़ती, 12,20,000। लेकिन हमने करनी है 12,31,000। तो लॉस हमारे पास आ गया 1231392 माइनस 12,20,000, 1231392 माइनस 12,20,000। तो लॉस कितना आ गया, 11,139। आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे, या इसमें से 305 माइनस करके पर डॉलर लॉस भी फाइंड कर सकते थे। पर डॉलर लॉस कितना आ रहा है, 2.848। और अगर इसको 4000 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर भी यही आंसर आएगा 11,392। पर डॉलर के हिसाब से देख लो या टोटल देख लो। जी मेरे भाई, बात समझ लगी या नहीं? अब एक सवाल आप मुझे एक दफा करके दो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ये हमने इंपोर्ट का केस डिस्कस किया है। जी जी सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के फर्स्ट स्टेप में फॉरेन रेट यूज करना है? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप में फॉरेन रेट यूज करना है। बस ये देखना है कि बोरोइंग रेट चाहिए या लैंडिंग रेट चाहिए।
ठीक है और फ्यूचर वैल्यू में हमेशा लोकल रेट इस्तेमाल करना है, बस ये देखना है बोरोइंग रेट या लैंडिंग रेट, क्योंकि जब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू लेनी है ना तो फॉरेन करेंसी में ही लेनी है। ये तो बड़ी डिटेल में इस स्टोरी को डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर, अब वो इतना टाइम भी नहीं है और न ही हमें उन स्टोरीज में जाना सर। चाहिए। वो अब लेक्चर्स नहीं लिए थे, मैं इसलिए पूछ रहा था। कोई बात नहीं, अब पेपर पास हो जाएगा। अब जो लेक्चर हम, क्योंकि आप लोगों का टाइम नहीं जाया करना चाहते, क्योंकि टाइम इस टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है। चलें जी, अब आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, तो मनी मार्केट हेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर बाकियों पे जाएंगे। तो एक्सपोर्ट का केस डिस्कस करते हैं। एक्सपोर्ट है जनाब 12,000 यूरो की, ठीक है। और जो करंट स्पोर्ट आफ्टर 3 मंथ, जो करंट स्पॉट रेट है वो है जनाब 20 से 22 यूरो पर रुपीज कर लेते हैं। और आफ्टर 3 मंथ जो रेट है, आफ्टर 3 मंथ रेट है जनाब 21 से 22.8 यूरो पर रुपीज। उसके बाद है जनाब आपके पास जो फॉरेन रेट गिवन है, लोकल रेट है जनाब आपके पास 12% से 14%, और जो फॉरेन रेट है वो है जनाब 9% से 12%। याद रखें 12% के बजाय ना 11.5% लिखें। जब आपको ये ना बताया हो कि इसमें लैंडिंग रेट कौन सा है और बोरोइंग रेट कौन सा है, तो छोटा रेट लैंडिंग रेट, बड़ा रेट बोरोइंग रेट। क्योंकि लैंडिंग का मतलब होता है हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमें कम रेट मिलेगा, और बोरोइंग रेट फिर ज्यादा, हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा। सर जी सर अगर डिस्काउंट या प्रीमियम दिया हुआ हो, तो उसका इफेक्ट किस सारे रेट्स पे लेना है? हाँ जी, इस रेट में, दोनों में, इन रेट्स में जाना है, और वो मोस्टली फॉरवर्ड में होता है, मोस्टली फॉरवर्ड में होता है। हाँ जी, आप फिर सवाल हल करना शुरू कर दो। एक तो फाइंड करो, फाइंड एक्सपेक्टेड रिसीट, इफेक्टिव रेट, और गेन या लॉस। मतलब अगर ना करते तो क्या ना करो, जरा 5 मिनट का टाइम है आपके पास, ये करना स्टार्ट कर दो।
सर 546 एक्सपेक्टेड रिसीट है, 21.97 रेट है और 20 का गेन है। हाँ जी, बाकियों का भी आंसर आ लेने दें। जी, ये ना जो आपने आंसर सेंड किया है, ये आंसर किस चीज का है? क्योंकि 3 सवालों का जवाब था। आप ना इफेक्टिव रेट का आंसर बता दें, उससे ही आइडिया हो जाएगा। सिर्फ इफेक्टिव रेट बताते जाओ, अपना इफेक्टिव रेट बताते जाओ कि इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है। 21.97। 21.97। ओके, 21.89। चलें जी, देखते हैं फिर। हम देख लेते हैं कि 12,000 का हमारा एग्रीमेंट है और हमने डिवाइड करना है, ठीक है। और एक्सपोर्ट के केस में हमें रिसीट होनी है, तो कम रिसीट होगी तो ज्यादा वाले रेट पे डिवाइड करेंगे तो हमारा सही आएगा, क्योंकि डिवाइड कम रिसीट का भी तब भी मिलेंगी। डिवाइड करना है ना, तो 22.8 रेट लेंगे, ऐसा ही है, क्योंकि जहां भी रेट इस्तेमाल होना हुआ और करंट स्पॉट 22 लेंगे। अब आगे हम कर लेते हैं सबसे पहला स्टेप नंबर 1, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी एट फॉरेन बोरोइंग रेट। तो प्रेजेंट वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बोरोइंग रेट हमने लेना है, और बोरोइंग रेट हमेशा ज्यादा होता है। फॉरेन बोरोइंग रेट 11.5% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो 11 12,000 डबल वन 11,665। 11,665, ये हमारे पास स्टिल फॉरेन करेंसी आई है। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने कन्वर्ट कर देना है इट इनटू होम करेंसी। हाँ जी, होम करेंसी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे 11,665 डिवाइड करके, क्योंकि डिवाइड करने से आएगा। और रेट कौन सा लेना है? करंट स्पॉट रेट, 3 22। महीनों के बाद वाला नहीं, करंट स्पॉट रेट। और वो कितना है? 22। 530। 530.2 या 530। स्टेप नंबर 3, फाइंड फ्यूचर वैल्यू एट लोकल लैंडिंग रेट। और लैंडिंग रेट हमेशा कम वाला होता है, तो वही हमारी एक्सपेक्टेड रिसीट होगी। तो 530 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय टाइम को अभी खास ख्याल रखना है कि मंथ ओवर 12 लाजमी लिखना है, भूल ना जाए पेपर में आने 546। से। 546। हाँ जी, ये तो हमारी होगी एक्सपेक्टेड रिसीट
546 रुपीज। अगर हम इफेक्टिव रेट फाइंड करना चाहें, इफेक्टिव रेट, हाँ जी जनाब, क्या करेंगे इफेक्टिव रेट फाइंड करने के लिए? सर 12,000 को 546 पे डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, 12,000 को 546 पे डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है? 21.97 21.97। 97। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने कब किस वैल्यू को डिवाइड करना है। 21.9 लास्ट टाइम हमने क्या किया था, याद रखना है कि जब आपको चाहिए होता ना पर यूनिट रेट, ये रेट क्या आ गया, ये रेट क्या आया भला आपके पास, यूरो पर रुपीज। और जाग रहे हो ना, इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। यस तो जो सर। रेट ऊपर यूरो नीचे रुपीज, तो ऊपर यूरो रखने हैं, नीचे रुपीज रखने हैं, ठीक है ना। 12,000 यूरो है, 546 रुपीज थे। तो जिस फ्रैक्शन में आप जब भी इफेक्टिव रेट फाइंड करना है ना, पिछले सवाल पर जाएं जरा। पिछले सवाल में जो थोड़े से यहां पर देखिएगा जरा, जब हमने इफेक्टिव रेट फाइंड किया था तो क्या किया था, ये इफेक्टिव रेट फाइंड किया था हमने, देखिएगा हमने इस अमाउंट को डिवाइड कर दिया था 4,000 पे। क्यों भला? पिछली दफा हमारे पास जो रेट था वो था रुपीज पर डॉलर, तो हमने रुपीज ऊपर रख दिए थे और डॉलर नीचे रखे थे। जब भी इफेक्टिव रेट फाइंड करना है, आपने देखना है कि आपका करेंसी का यूनिट क्या है। अब इस सवाल के अंदर हमने वैसा क्यों नहीं किया, उसकी वजह क्योंकि हमारा जो करेंसी गिवन है वो है यूरो पर रुपीज, तो हमने ऊपर यूरो रखे, नीचे रुपीज रखे, क्योंकि ये रुपीज है और 12,000 यूरो थे। तो इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 21.97। अगर एग्रीमेंट ना होता, इस हिसाब से हम डॉलर बेच रहे हैं, तो करंट स्पॉट रेट पे हमें कितना होता, करंट स्पॉट रेट कितना था, करंट स्पॉट रेट 20.8, 20.8, मतलब हमारे जो यूरो थे 22.8 22.8 है 22.8, सर। 12,000 को हम डिवाइड करते 22.8 पे, तो हमारी रिसीट क्या होती, 12,000 डिवाइडेड बाय 22.8, 526 रुपीज। हमें गेन हुआ लॉस हुआ, हमें गेन हुआ लॉस हुआ, गेन गेन। आपको गेन हो रहा है कितने का, क्योंकि आपको अगर आप लोग ना करते तो आपको 526 रुपीज मिलने थे, अब आपको रिसीट हो रही है 546 की, तो गेन। और पर डॉलर भी अगर 20 पर यूरो भी चाहिए तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारा सवाल मनी मार्केट हैज खत्म हो गया। आप आपने करना ऐसे है कि पास पेपर के सवाल भी करने हैं और प्लस असाइनमेंट के भी करने हैं। कल कोई परेशानी हो, पहले क्लास से पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जनाब, अब आप उनकी तैयारी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।